दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को सुलझाने के लिए वह व्यक्ति जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला होती है, एक ऐसा फैसला लेती सिर्फ 6 महीने वाला, और उसी फैसले के बीच कुछ ऐसा कर जाती जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए जो सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन जब लोग सच्चाई सुनने के बाद लोगों की परिणति ज़मीन भी खिसक जाती है। आखिर क्या किया उस महिला ने ऐसा कारनामा जिसकी वजह से लोग सुनकर हैरान परेशान भी हो गए। इन सब की तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से पड़ोस होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश में एक जाना माना शहर पड़ता है अब हमीरपुर, और ठीक है उसी के अंतर्गत एक जाना माना राठ थाना भी पड़ता है। ठीक है, रहने वाले मूलचंद अनुरागी होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है। अब सरस्वती अनुरागी, मूलचंद अनुरागी टोटल 2 ही बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा अब वीरेंद्र अनुरागी होता है जिसकी उम्र लगभग अब सिर्फ 23 साल के आसपास होता है, और छोटा बेटा अनिल होता है जिसकी उम्र लगभग अब 20 साल के आसपास होता है। मूलचंद अनुरागी की अपनी पत्नी भी होती है वर्षा अनुरागी, जिसकी उम्र लगभग अब 21 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर मूलचंद अनुरागी का जो अपना बड़ा बेटा होता है, इधर वीरेंद्र जो होता है वहीं पास हलवाई का दुकान होता है, उसी पे जाकर मौके पर बतासा बनाने का अब काम किया करता था, जिसकी वजह से उसका बतासा उसके इलाका में काफ़ी मशहूर हो जाता है। और उसी मशहूरी की वजह से काफ़ी जगह उसको हलवाईगिरी का शादी विवाह पार्टी में काम मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी आमदनी बढ़ जाती है। लेकिन इधर सरस्वती जो होती है वहीं पास एक छात्रावास होता है, उस छात्रावास में जाकर अब खाना बनाने का अब काम किया करती थी। अब जो रसोईया में काम करती है तो उसी के पास भी ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। और इधर जो छोटा बेटा जो होता है मौके पर वहीं पास एक जूता फैक्ट्री होता है, उसी में जाकर अब नौकरी करता है। वह भी पैसे कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। घर में पैसों की काफ़ी सारे भरमार भी होती है, तो तरीके से परिवार भी चलता है। अब सुबह का जब टाइम होता है, सुबह के टाइम में इधर सरस्वती जो होती है अब छात्रावास के लिए रसोईया में निकल जाती, और इधर वीरेंद्र अनिल दोनों साथ साथ अपनी नौकरी के लिए निकल जाया करते थे। और घर में वर्षा जो होती है सारी जिम्मेदारी उठाती, साफ़ सफाई करते हुए अपना दिन भर गुजारा करती, दिनचर्या यही बन जाता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब 10 नवंबर का ही। अब जैसे ही अब रात का 8 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त अब सरस्वती जो होती है रसोईया से लौट आती है, अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि बाहर अब ताला लगा हुआ है, और वह चौंक जाती है कि आखिर ना जाने कैसे आज ताला लग गया और इधर वर्षा कहाँ चली गई, क्योंकि 6 महीने पहले नई बिल दुल्हन बनकर उस घर में वर्षा आई हुई थी। और अपने बहू को इधर जो होता सरस्वती आवाज़ लगाती, लेकिन वर्षा नाम की कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब घर के बाहर ताला लगा हुआ था, तो इधर सरस्वती जो होती है अपने पड़ोसी से पूछताछ करती है, तो पड़ोसी यही कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी जो बहू होती है अभी शाम को लगभग वही 6 बजे के आसपास जो होते घर से बड़बड़ाते हुए बाहर निकल रही थी कि हम जा रहे हैं पुलिस चौकी, और चौकी में अपने पति वीरेंद्र और इधर अपनी सास के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और यह बात जैसे ही सुनने के बाद उसी वक्त सर्ज रह जाती है। तुरंत अपने छोटे बेटे अनिल को फ़ोन कर देती है, और अनिल जैसे ही खबर पाता घर पहुँचता तो अपने भाई और वीरेंद्र के मोबाइल पर कॉल करता, लेकिन मोबाइल जो होता है मौके पर बिजी बताता है। दूसरी तरफ वर्षा के मोबाइल पर कॉल किया जाता है, लेकिन वर्षा का मोबाइल जो होता है उस वक्त भी अब बिजी बताया जाता है, जिसकी वजह से सरस्वती और जैसा अनिल भी परेशान हो जाते हैं। और तभी जो होती सरस्वती किसी के द्वारा इसकी जानकारी अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दे देता है, और जैसे इस चीज़ की जानकारी जो होता है वहाँ के थाना प्रभारी पांडे जी पाते हैं, तुरंत दल बल टीम को लेते हैं और पहुँच जाते हैं अपने इलाके इधर सरमेड़ा में। अब सरमेड़ में जब पहुँचने के बाद जो होता है तुरंत सरस्वती के घर जाते हैं। देखते घर के बाहर जो होता है भीड़ लगा हुआ है, तो बाहर ताला सरस्वती इशारा मारती है, और उन्हीं के सामने ताला जब तोड़वाया जाता है तो सरस्वती के साथ राठी
साहब जो होते हैं दल बल टीम को लेकर अंदर घुसते हैं तो देखते हैं जो फर्श होता है उसी फर्श पर एक व्यक्ति खून से लथपथ और मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है, वीरेंद्र अनुरागी होता है। और बगल में जैसे उसकी अपनी मां नज़र मारती है तो देखती है वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। थाना प्रभारी पांडे जी होते हैं, घटना का तौर पर निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि सर पर किसी भारी भरकम पत्थर से मारकर इधर वीरेंद्र राठी की बेरहम तरीके से हत्या की गई है, क्योंकि वहाँ से कुछ दूर पर जो होता सिलबट्टा पूरी तरह से कौन से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ होता है। सरस्वती वही सिलबट्टा को देखती है और नज़र अपने बेटे वीरेंद्र के ऊपर जब मारती है तो दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। और पुलिस की जो टीम होती है सरस्वती से पूछताछ करती है। सारा अंका जो होता सरस्वती अब अपनी नई बेली बहू जो होता है वर्षा अनुरागी पर लगा देती है। पुलिस की टीम को यही पता लगता है वर्षा अनुरागी का तो यहाँ पता नहीं चल रहा है, और इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है बॉडी का वही पंचनामा भरती है और उठाकर अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। और इधर सरस्वती की तहरीर पर उसके अपने बहू वर्षा अनुरागी के ऊपर धारा 302 और 202 के तहत वीरेंद्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और वर्षा की तलाशी करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है अब जांच पड़ताल जब करती है तो पुलिस की टीम को यही पता लगता है कि उसका अपना जो मायका होता है अब सईदपुर होता है, जो वहाँ से लगभग ज़्यादा 1.5 से 2 किलोमीटर दूर होता है। पुलिस की टीम जो होती है अब उसी दिन शाम के टाइम जो होता है शुक्रवार का दिन होता है वहाँ पहुँचती है, लेकिन जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ जो होता है अब पुलिस के हथकंडे जो होता है वह नहीं लग पाती है। और पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त अपने हिसाब से वह मुखबिर लगा देती है। लेकिन जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है तो पुलिस को यही पता चलता है कि मौके पर घर में जो होता है इधर अब वर्षा की अपनी जिम्मा चंदा देवी है। पुलिस की टीम जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उसकी माँ को और उसकी अपनी बेटी को दोनों कश्मीर थाने ले जाता है। वर्षा से पूछताछ किया जाता है। अब इधर वीरेंद्र की हत्या के बारे में टूट तो जाती है, लेकिन ऐसी बात बतलाई जिसे सुनकर हर किसी का कलेजा भी हिल सा जाता है कि नई नवेली जो दुल्हन होती है उस घर की बनने वाली आखिर अपने पति वीरेंद्र अनुरागी की हत्या क्यों की। लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। असल में इधर वीरेंद्र जो होता है जिस दुकान पर मौके पर हलवाई का काम किया करता था उसी दुकान पर काम करने वाला एक आलोक नाम का युवक भी होता है, जो ठीक वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जो सैदापुर गांव पड़ता है वहाँ का रहने वाला होता है। अब इधर एक ही दुकान में काम करने की वजह से जो होता है आलोक और वीरेंद्र की गहरी दोस्ती होती है। लेकिन आलोक के परिवार में उसकी अपने पिता भी होते हैं राजा राम और उसकी अपनी माँ भी होती है चंदा देवी। राजा राम के टोटल अब 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा इधर आलोक होता है और एक ही बच्ची होती है जिसका नाम अब वर्षा होता है। लेकिन इधर जो होता है घर के पारिवारिक स्थिति को देखकर कैसे न तैसे कर आलोक अपनी पढ़ाई 10वीं तक जब कर लेता उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से अब वह नौकरी की तलाशी करता है क्योंकि पारिवारिक मजबूरी को देखता है। अब नौकरी करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ जो होता है वर्षा भी हाई स्कूल पास करने के बाद उसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता और अपनी माँ के साथ वह भी घर के रिश्ते में उठल जाती है और फिर जो होता है सेवा पानी करना शुरू कर देती है। अब इधर दोस्ती होने के नाते आलोक के साथ वीरेंद्र का जो होता है कभी वीरेंद्र के घर आलोक का आना जाना बन जाता है और कभी जो होता है आलोक के घर वीरेंद्र का आना जाना बन जाता है। दोनों एक दूसरे के घर आने जाने की वजह से दोनों एक दूसरे के घर के सुखों को दुखों को अब देखना और सुनना और हल करना समस्या का समाधान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कभी भी अब दोपहर का टाइम और दोपहर के टाइम में इधर आलोक की जो अपनी बहन होती है वर्षा बराबर जो होता है टिफिन ले आने का उसका काम एक सिलसिला बन जाता है। लेकिन इसी बीच वीरेंद्र की जो नज़र होता है अब वर्षा के ऊपर जब पहुंचता है तो उसकी खूबसूरती और स्थिति को जब देखता है तो एकदम सा दीवाना सा हो जाता है। और दोस्ती के आड़ में जो होता है जब भी मौका पाता है तो दुकान पर जो होता है दूसरी साइड में ले जाकर वर्षा से नज़रें मिलाने के लिए मीठी मीठी बातें तो करता है। लेकिन वर्षा की जब मजबूरियों को जानता है कि माँ और पिता के ऊपर बहुत सारे कर्जे जिसकी वजह से आलोक दिन रात मेहनत कर रहा है और इधर जो होता पढ़ाई धड़ाई छोड़ छाड़ कर मजबूरी की वजह से घर में अब वर्षा लगी पड़ी हुई है। अब इस तरह का जो होता है वीरेंद्र के मन में दया भावना चल जाता है। वह भी दया भावना की तरह अब वर्षा से बात करता है और मौके की तलाश में बैठता है। लेकिन 3 से 4 दिन का वक्त जब बीत जाता है तो दोनों के बीच जो होता है आंख मिलन के बीच ऐसा इजहार होता है कि दोनों अब बात करने के लिए उतावला हो जाते हैं। लेकिन जैसे दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है इधर आलोक टिफिन तो पाता है और खाने में व्यस्त हो जाता है तो मौका देखता वीरेंद्र निकल पड़ता है। पास एक पार्क होता है उसी पार्क की तरफ जो होता है लेकर वर्षा को पहुंच जाता है। फिर उसी पार्क में अपनी मन की जब बात रखता है तो वर्षा करने लग जाती कि हम भी तुम्हें अपने दिलों से कई महीनों से चाह रहे हैं लेकिन मन की बात रख नहीं पा रहे हैं। और वहीं पर वीरेंद्र जो होता है वर्षा के सामने जो होता है ऐसी ऐसी बात कर जिसकी वजह से वर्षा के मन में बहुत सारी
भावनाएं भी जन्म ले लेती है, क्योंकि वर्षा समझती थी कि हमारे भाई और पिता की बस की बात इतनी नहीं कि हमारी शादी बड़े धूमधाम से अब करा सकें, जिसकी वजह से वर्षा जो होती है अब वीरेंद्र के साथ शादी के सपने के लिए बात भी कहना शुरू कर देती है। और वीरेंद्र के मन में यही आ जाता है कि वर्षा जैसी खूबसूरत औरत हमारी ज़िंदगी में कभी आ नहीं सकती है, जिसकी वजह से वर्षा को उसी वक्त अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए काफ़ी सारे कस्बे भी देना शुरू कर देता है। और वर्षा जो होता है बड़ी जल्दी उन कस्बे को स्वीकार करना इसलिए शुरू कर देती है कि वर्षा की अपनी मजबूरी बन जाती कि उसके माता पिता अब 68 वर्ष की शादी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वर्षा को अपना वर तलाशने के लिए खुद जो होता बाहर निकलना जरूरी पड़ गया था। और वर्षा जो होती है इधर अब वीरेंद्र की नज़रों को उसी वक्त अहमियत देती है और वर्षा और वीरेंद्र दोनों अब प्रेम प्रसंग चालू कर देते हैं। और जब यह सिलसिला चालू होता है और दोनों बराबर घूमना फिरना रिश्तों में तब्दील करना शुरू कर देते हैं। लगभग ऐसे होते होते जब 6 महीने का वक्त बीत जाता है, अब 6 महीने का जब वक्त बीतता है तो उसी वक्त जो होता है अब इधर एक दिन खुद वर्षा वीरेंद्र से कह देती है कि हम दोनों को 6 महीने का वक्त बीत गया है, लेकिन हम दोनों को ज़िंदगी में अब साथ रहने के लिए कोई कठोर कदम तो उठाना चाहिए। यह बात जब वीरेंद्र सुनता है कठोर कदम तो उसी समय चौंक जाता है। वर्षा कह देती कि इसमें तुम्हें डरने की बात नहीं है, हम तुमसे यही कह रहे हैं कि 6 महीने में हम तुम्हें तो जांच परख लिए, लेकिन अब हम कुछ दिन तुम्हारे घर में रहना चाहते हैं, तुम्हारे परिवार को भी जांच परख ले, ताकि हमारे मन में तसल्ली हो जाए कि हमारा ससुराल कैसे मिलेगा। और शादी तो हम कर लेंगे क्योंकि थोड़ी बहुत समस्या है। अब यह बात जैसे वीरेंद्र सुनने के बाद उसी वक्त जो होता है मन में हादसा लेता हुआ भी सोच लेता है कि चलो बिन शादी के अगर घर में रहने के लिए जो होता है रिलेशन में इधर खुद वर्षा तैयार है तो हमें क्या दिक्कत है। ये सब सोच साच कर अब खुद जो होता है वर्षा अपने मन की बात जाकर अपने घर में अपने माता पिता और अपने भाई से रख देती है। उसका अपना भाई लोग जब खबर पाते उसके मुस्कुराहट आ जाती है। अपने बहन के इस अब रिश्ते को स्वीकार कर लेता है और उसकी जो अपनी माँ होती चंदा देवी भी स्वीकार कर लेती है। दोनों अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से इसकी खबर जाकर अब वीरेंद्र को लगता है, वीरेंद्र के जब मुस्कुराहट आ जाता है वीरेंद्र जाकर इसकी खबर अपनी माँ सरस्वती को देता है। और सरस्वती जब खबर पाती उसी समय सनस रह जाती, कहने लग जाती कि शादी हम जहाँ चाहेंगे तुम्हारी वहाँ होगी, लेकिन 6 महीने का अपने प्यार का परिवार जो होता है अपनी माँ के सामने कर देता है। जिसकी वजह से सरस्वती अपने बेटे की स्थिति को देख कर मजबूर हो जाती है और सरस्वती आर्डर दे देती है, कहने लग जाती है कि वहाँ औरत अपने घर के अंदर जो होता है बिन मांग के सिंदूर भरे नहीं रह सकती, क्योंकि लोग ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह बात जो होता है वीरेंद्र भी समझ जाता है और समझने की वजह से वीरेंद्र जो होता है ठीक अब जून साल 2020 का वही 9 तारीख का दिन होता है। उसी दिन दोनों जाते हैं, एक शीतला माता मंदिर होता है, उसी मंदिर में जाते हैं, दोनों एक दूसरे के माला डालते हैं और फिर जो होता है वीरेंद्र अब वर्षा के मांग में सिंदूर भर देता है। अब सिंदूर जब पहनने के बाद जो होता है घर में आती है सरस्वती, अब नए बहू को अपने घर में दर्जा देती है तो तरीके से रहना शुरू कर देती है। अब वर्षा रहने लग जाती है। सुबह के टाइम में वीरेंद्र अपने भाई अनिल को अपने साथ लेता है, फिर दोनों अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। अब इधर सरस्वती जो होती है छात्रावास में रसोईया में काम करने के लिए निकल जाया करती थी। पूरा घर जो होता खाली पड़ा रहता था। अब इधर वर्षा जो होती है अपने दिनचर्या गुजारना जब शुरू कर देती है, जैसे ही अब दोनों के प्यार के जो पीके होते हैं उमंगों में अड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते बूझते हैं। कुछ महीने का जो वक्त बीतता है 4 महीने का, तो उस वक्त जो होता है इधर वर्षा को एहसास होता है कि आखिर अपने कमाई का आधा ज़्यादा जो हिस्सा होता है वीरेंद्र यानी कि हमारा जो अपना पति होता है अपनी माँ सरस्वती के हाथ में मेरा करा, जिसकी वजह से अब इधर जो होता है खुद वर्षा के मन में खुन्नस होने लग जाता है कि आखिर हम तो उनकी पत्नी हैं, आखिर वह पैसे हमारे हाथ में रखना चाहिए, वह पैसे अपनी माँ के हाथ में रखिए। ये सब सोच कर घर में अब कला हो जाता है और घर में जो होता है अब वर्षा या नहीं चाहती थी कि घर का काम हम करें, जिसकी वजह से अब जब कभी भी सरस्वती घर में पहुँचते अपनी बहू को चारपाई पर सोए देखती और इसी बात को ताने मारती और घर में कला मच जाता है। और यह वर्षा नहीं चाहती थी घर में सामूहिक परिवार बनकर रहें और हमें इन सब में दिलचस्पी नहीं है, जिसकी वजह से अब वर्षा और सरस्वती के बीच कहा सुनी बराबर होने लग जाता है और घर में कई तरह के लफड़े खड़े हो जाते हैं। और जब भी घर में जो होता है वीरेंद्र पहुँचता है तब वर्षा यही कहती कि हम दोनों को मिलकर जो होता है अब रीति रिवाज के साथ शादी कर लेना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र कहने लग जाता है कि बस कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए हम धूमधाम से शादी करेंगे। लेकिन यह बात जब कभी भी वर्षा सुनती यही कहती कि धूमधाम से कब करोगे, क्योंकि तुम तो सारे पैसे अपनी माँ के हाथों में रख दे रहे हो और पैसे जब आएंगे तब शादी हम कब कर पाएंगे। यही सब सोच साच कर वर्षा और वीरेंद्र घर में आए दिन कलह शुरू कर देते हैं। अब यह सिलसिला जो होता है अब बराबर चलता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जैसे ही वही अब 10 नवंबर साल 2020 का वो वक्त होता है। उस दिन शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता है इधर अपने काम से
अब वीरेंद्र तो लौट आता है, लेकिन घर के अंदर जब जाता है, जाने के बाद वर्षा कहती है कि हमारे हाथ में सारे के सारे अब सैलरी के पैसे रख दो। यह बात सुनता वीरेंद्र कहने लग जाता है कतई नहीं हो सकता है, आधे ज़्यादा पैसे अपनी माँ के हाथों में देंगे, मजबूरी है। लेकिन वर्षा कहती है कि ना, अगर मजबूरी है तो आज के बाद हमारे पास कतई भटकना मत। यही बात सब सुनने के बाद उसी वक्त हिल्स आ जाता है, क्योंकि इधर वर्षा जो होती है वीरेंद्र को ऐसी बात कही जाती है, ऐसी बात की ताने जिसकी वजह से उसका दिल कटोट जाता है और इसी बात को लेकर घर में कला खड़ा हो जाता है। और फिर जो होता है वहीं पास रखा हुआ एक सिलबट्टा होता है, उसी सिलबट्टे से नज़र मारती हुई इधर वर्षा उठाती है, फिर वीरेंद्र के ऊपर कई बार प्रहार करती है, जिसके वजह से वीरेंद्र वहीं इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और वर्षा बाहर निकलती, ताला लगाते, फिर अपने मायके सईदापुर के लिए अब रवाना सा हो जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों, जब यह सच्चाई खुद धाकर थाने में मौजूद है, अब वर्षा रखती है सुनकर पुलिस का जब कलेजा थर्रा सा जाता है। पुलिस भी समझाती है वर्षा को, आखिर तुमने नाशबंदी में या कैसा फैसला लिया, ना समझी का समझा का समस्या का हल भी होता है, लेकिन यहाँ आप क्या करें। लेकिन वक्त निकल गया तो कहने को क्या बचा है। वो उसकी टीम अब वर्षा को ले जाती, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में ठीक 13 नवंबर को ही ले जाकर एक तहरीर मुकदमे के तहत जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूवर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूवर दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के, राम अजोर वर्मा जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, इधर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के, और विनोद कुमार पांडे उत्तर प्रदेश कानपुर के ही। इन सभी व्यूवर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।